बहुत नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में जोरदार स्वागत करता हूं आपका मध्य भारत के इतिहास में आज लेक्चर नंबर 54 में। और लेक्चर नंबर 54 में आज बात होनी है अपनी मुगल काल के भाग 6 और भाग 6 में अकबर का चौथा भाग। चूंकि अकबर का साम्राज्य विस्तार चूंकि लंबा है, बड़ा टॉपिक है, तो अकबर का भाग 4 जिसमें आज अपने को कोड आगे बढ़ाते हुए बात करना है माँ आई गौण चित्त। पूरा कोड क्या है दोस्तों? माँ आई गौण चित्र, रण में काली मार डाली, गुजरे बिहारी मेवाड़ी, काका सिंधी उबे। ठीक है, तो पहली लाइन चल रही है अभी। मालवा हो गया है, आमेर का किला हो गया है, गोंडवाना हो गया है। आज बात करनी है चित्तौड़गढ़ का किला या चित्तौड़ का घेरा। ठीक है, तो आज का जो साम्राज्य विजय अभियान जो थोड़ा बड़ा लेक्चर रहेगा, चित्तौड़ का इतिहास बताना है बचा हुआ मेरे को। तो क्या है चित्तौड़ का घेरा? चित्तौड़ का घेरा, चित्तौड़ का घेरा इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि चित्तौड़ को अकबर अपने समय में कभी नहीं जीत पाया। चित्तौड़ का अभियान तो अल्टीमेटली जहांगीर ने पूरा किया है, इसलिए मैंने चित्तौड़ का घेरा बोला है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। मेवाड़ की चित्तौड़ का घेरा जो है वो 1567-68 में जीता था। ये चित्तौड़गढ़ का किला जो है अकबर ने जीता था, लेकिन उससे वापस चला गया था। तो चित्तौड़गढ़ का घेरा 1567-68 में। ठीक है, 1561 में मालवा, 1564 में गोंडवाना और 1567-68 में चित्तौड़ का घेरा। ठीक है, अब आपको यह मालूम है कि चित्तौड़गढ़ का घेरा में जो मेवाड़ की राजधानी थी, मेवाड़ की राजधानी जो थी वो चित्तौड़ थी। मेवाड़ की राजधानी क्या थी? चित्तौड़। आजकल के लखनऊ के जैसा है मेवाड़ चित्तौड़। ठीक है, तो मेवाड़ की राजधानी जो चित्तौड़ थी, राणा उदय सिंह यहाँ के शासक थे। शासक कौन थे? राणा उदय सिंह, जो कि छत्रसाल महाराणा प्रताप के पिताजी हैं। ठीक है, तो राणा उदय सिंह यहाँ के शासक थे। इस समय राणा उदय सिंह शासक थे। ठीक है, मालवा का बाज बहादुर जो था, मालवा में अपन ने बाज बहादुर पढ़ा था, है ना, मुल्ला पीर पढ़ा था। तो मालवा के बाज बहादुर ने इसके यहाँ शरण ली थी, राणा उदय सिंह के यहाँ शरण ली थी। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि मालवा के बाज बहादुर ने किसके यहाँ शरण ली थी? तो राणा उदय सिंह के यहाँ शरण ली थी। ठीक है, फिर यदि आप दिल्ली से चलें, दिल्ली से यदि गुजरात की तरफ जाएंगे तो बीच में पड़ता है मेवाड़। ये मेवाड़ बीच में पड़ता है, ये दिल्ली हो गया, ये गुजरात हो गया, बीच में पड़ता है मेवाड़। ठीक है, अब अकबर जो है चित्तौड़ क्यों जीतना चाहता था? तो अकबर चित्तौड़ इसलिए जीतना चाहता था क्योंकि चित्तौड़ और राजस्थान की तरफ थे राजपूत, और भारत के समस्त राजा जो हैं वो राजपूतों को अपना क्या समझते थे? सिरमौर समझते थे। यदि राजपूत जीत लिए आपने तो सब कुछ जीत लिया। ठीक है, तो राजपूतों को अपना सिरमौर समझते थे भारत के समस्त राजा, इसलिए अकबर जो है वो राजपूतों और चित्तौड़, विशेष तौर पे चित्तौड़ को जीतना चाहता था। तो ये कारण है। ठीक है, फिर अब आगे क्या हुआ कि अकबर की सेना ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। ठीक है, अकबर की सेना तैयार हो गई, चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। किले की घेराबंदी करी गई, किले की घेराबंदी की गई। अकबर ने बारूदी सुरंगों का निर्माण कराया किले को तोड़ने के लिए। अकबर ने बारूदी सुरंगों का निर्माण करवाया, सुरंगों का निर्माण कराया। और जो बारूदी सुरंगें फट नहीं जाए, जो बारूदी सुरंग बिछाने वाले अकबर के जो सैनिक थे, उनकी सुरक्षा के लिए साबित, ये प्रश्न आ चुका है, साबित नामक रक्षा की दीवार बनाई गई। साबित नामक रक्षा की दीवार बनाई गई। जो सुरंग बिछाने वाले सैनिक थे उनकी रक्षा के लिए साबित नामक रक्षा की दीवार बनाई गई। ठीक है, जगह जगह विस्फोट किए गए फिर इस सुरंगों से, है ना। और इसी में जो है उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह शासक थे। तो उदय सिंह के दो बंदे हैं, जयमल, दायां हाथ जो है उदय सिंह का दायां हाथ कहलाते थे जयमल, और बायां हाथ कौन कहलाते थे? फत्ता। तो इसी विस्फोट में जो बारूदी सुरंग का विस्फोट था, इसमें अकबर के उदय सिंह के दाएं हाथ कहे जाने वाले जयमल घायल हो गए, जयमल घायल हो गए। ठीक है, और राणा उदय सिंह अब ये विस्फोट शुरू होने लगे तो उदय सिंह को अरावली की पहाड़ियों में निकाल दिया गया सुरक्षित।
पीछे के दरवाजे से अरावली की पहाड़ियों में सुरक्षित निकाल दिया गया, ये बाहर आ गए उदय सिंह। ठीक है, ये उदय सिंह बाहर आ गए। अब यहाँ की कमान कौन संभाले हैं? चित्तौड़गढ़ की जयमल और फत्ता। घायल हो चुके हैं जयमल, है ना। अब जिम्मेदारी किसके हाथ में आ गई? यहाँ की चित्तौड़गढ़ की फत्ता के हाथ में आ गई। और इस तरीके की एक किंवदंती है दोस्तों कि घायल जयमल को अपनी पीठ पे बिठा के फत्ता ने युद्ध किया। सोचिए, घायल जयमल को फत्ता ने अपनी पीठ पे बिठा के अकबर की सेना से युद्ध किया और अंततः दोनों वीर गति को प्राप्त हुए। तो जयमल और फत्ता, जयमल और फत्ता किसके दाएं बाएं हाथ कहलाते थे? उदय सिंह के। ठीक है, सो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, माना और फन्ना चित्रकार थे किसके? कमेंट बॉक्स में बताइए, माना और फन्ना किसके दरबार में चित्रकार थे? ठीक है, विद्वान थे। तो जयमल और फत्ता उदय सिंह के दाएं और बाएं हाथ थे क्रमशः। सो दोनों के दोनों वीर गति को फाइनली प्राप्त हुआ। अकबर की सेना जो है किले के अंदर घुस चुकी थी और उन्होंने कत्लेआम मचाया। बिल्कुल 30,000 लोगों का सरकलम कर दिया, 30,000 लोगों को मार डाला कत्लेआम मचा के। ठीक है, और शर्मसार होकर फिर अकबर को बाद में अपने इस कृत्य पे शर्म आई। और जैसा कि अकबर अपने दुश्मनों के साथ भी उदार व्यवहार करता था, तो बाद में आगरा के किले के बाहर, कहां पे? आगरा के किले के बाहर, बाद में आगरा के किले के बाहर जयमल और फत्ता की मूर्तियां जो हैं, हाथियों पर सवार मूर्तियां जो हैं वो बनवाई अकबर ने। अपने आगरा के किले के बाहर दोनों तरफ जयमल और फत्ता की मूर्ति हाथी पे सवार बनवाई अकबर ने। तो ये पूरी कहानी हो गई चित्तौड़गढ़ के घेरे की। किसके साथ युद्ध हुआ अकबर का? उदय सिंह के साथ। उदय सिंह के दाएं बाएं हाथ जयमल फत्ता। साबित याद रखिएगा, रक्षा की दीवार। अब अपन अकबर से हटके थोड़ा सा चलते हैं मेवाड़ के इतिहास पे। तो मेवाड़ का इतिहास मैंने स्वतंत्र राज्यों का उदय जब बताया था तो वहां पे मेवाड़ में बता चुका था। अपनी कोडिंग क्या थी दोस्तों? अपनी कोडिंग जो थी मेवाड़ के शासकों की वो थी बप्पा जय रखी मोकू और रायसंग उदय प्रताप का। रायसंग उदय प्रताप का। ठीक है, तो लगभग वहां पे राणा सांगा तक की बात कर चुके थे अपन। स्वतंत्र राज्यों के उदय में जो अपन ने चित्तौड़वाद किया था उसमें अपन राणा सांगा तक की बात कर चुके थे। कैसे? बप्पा रावल 8वीं 9वीं सदी में जो सिसोदिया वंश के बप्पा रावल थे इन्होंने, फिर जयमाल, फिर रतन सिंह से किसने जीता? खिज्र खां नाम रखा था, अलाउद्दीन खिज्र खां। चित्तौड़गढ़ का नाम क्या था? खिजराबाद। फिर हमीर देव, फिर मोकल, फिर राणा कुंभा ने महमूद खिलजी मालवा से युद्ध करके और क्या बनाया था? कीर्ति स्तंभ बनवाया था। ठीक है, तो कुंभलगढ़ का किला भी यही है। ठीक है, तो राणा कुंभा के बाद रायमल और रायमल के बाद राणा सांगा। और राणा सांगा के पुत्र कौन है? महाराणा उदय सिंह, जो कि अभी मैंने उदय सिंह का पूरा आपको बताया है अकबर के साथ युद्ध 1567-68 में। ठीक है, तो जहां जहां थोड़ा बहुत रिकॉल आएगा इनका वो भी बताऊंगा। खास तौर पे अब आज ये वाला पार्ट बताना है, इतना पार्ट। ठीक है, राणा सांगा, महाराणा उदय सिंह और महाराणा प्रताप। बाकी ये पार्ट पहले नहीं पढ़ा हो तो जाके स्वतंत्र राज्यों का इसी में शुरुआती लेक्चर्स हैं, वहां पे पढ़िए। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल कनेक्ट हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं मेवाड़ के इतिहास की या चित्तौड़ के इतिहास की। ठीक है, सो ध्यान देंगे। महाराणा प्रताप यदि बात करें अपन, तो महाराणा प्रताप का जन्म जो हुआ था वो कुंभलगढ़ किले में हुआ था। कुंभलगढ़ किला, उदयपुर। ठीक है, तो कुंभलगढ़ के किले में हुआ था महाराणा प्रताप का जन्म। इनका जन्म की डेट जो बोलते हैं वो 9 मई 1540। 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ था कुंभलगढ़ किले में। पिता कौन थे? महाराणा उदय सिंह। ठीक है, आगे बात करूंगा। मां कौन थी? जीवंत कंवर। ठीक है, अब कहानी ये स्टार्ट होती है कि जो कुंभलगढ़ का किला है, कुंभलगढ़ का जो किला है, ये किला बनवाया था महाराणा कुंभा ने। कुंभलगढ़ का किला किसने बनवाया था? महाराणा
कुंभा। मैंने अभी अभी आपको यहाँ पे बताया था कुंभ से मतलब है कुंभलगढ़ का किला। तो कुंभलगढ़ का किला किसने बनवाया है दोस्तों? महाराणा कुंभा ने। ठीक है, महाराणा कुंभा के बेटे कौन है? रायमल। अब कहानी यहीं से स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है, महाराणा कुंभा के पुत्र उदयराय या उदा ने जो है गद्दी के लालच में इनकी हत्या कर दी। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अब यहां से इतिहास की लाइनें शुरू हो रही हैं। कुंभा के जो पुत्र हैं, कुंभा के 2 पुत्र हैं दोस्तों, एक तो रायमल और एक उदा। उदय सिंह अलग है दोस्तों। उदा का पूरा नाम है उदयराज। ये महाराणा उदय सिंह बिल्कुल अलग हैं। और यहां कुंभा के 2 पुत्र हैं, कौन कौन? रायमल और उदा। तो गद्दी की लालच में क्या होता है कि कुंभा का जो छोटा पुत्र है उदा, उनकी हत्या कर देता है कुंभा की और शासक बन बैठता है। लेकिन प्रजा इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, उदा को बिल्कुल भी नाकारा है, ये बिल्कुल पसंद नहीं करती है। तो फाइनली प्रजा राजगद्दी किसके हाथ में सौंप देती है? दूसरे पुत्र रायमल के हाथों में। ठीक है, इसके समय मेवाड़ की स्थिति खराब होने लगती है। मेवाड़ की स्थिति खराब हो जाती है उदा के समय। कुंभा का पुत्र जो कुंभा को मार के शासन पर बैठता है और फिर जो रायमल है, रायमल को गद्दी मिल जाती है। तो अब अपन कहां से शुरू करेंगे बात? रायमल से। तो सबसे पहले रायमल की बात कर लेते हैं। इसको बना रहने देता हूं चाहे तो मैं। ठीक है, रायमल की बात करते हैं। तो रायमल के बारे में दोस्तों ध्यान रखिएगा, 1473 से 1509, 1473 से 1509 तक इनका शासन रहा है। डेट से याद ना हो तो चलेगा भी। ये रायमल का है। 2-3 बातें इंपॉर्टेंट हैं। इन्होंने मांडू के सुल्तान गयासुद्दीन को हराकर पानगढ़, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ किले वापस जीत लिए। पानगढ़, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ किले इन्होंने वापस से जीत लिए। किसको? मालवा के शासक जो है वो गयासुद्दीन। मांडू के शासक थे गयासुद्दीन। ठीक है, गयासुद्दीन को हराकर। क्लियर है बात? तो ये ध्यान रखेंगे। और इन्होंने मेवाड़ की पुनर्स्थापना की। मेवाड़ की पुनर्स्थापना की किसने? रायमल साहब ने, अपने भाई उदा से गद्दी छीनकर। ठीक है, इनके 3 पुत्र थे। रायमल साहब के भी 3 पुत्र हैं। ठीक है, ये मैं इसीलिए नहीं मिटा रहा हूं कि आपको क्रम समझ में आ जाए। तो रायमल ने पानगढ़, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ के किले मांडू के गयासुद्दीन से जीते और मेवाड़ की पुनर्स्थापना करी। इनके बारे में ये लाइनें लिख लीजिएगा। और रायमल के 3 पुत्र हैं दोस्तों, संग्राम सिंह, पृथ्वीराज और जयमल। संग्राम सिंह, राणा सांगा जिनको बोलते हैं, दूसरे पुत्र हैं पृथ्वीराज और तीसरे पुत्र हैं जयमल। ठीक है, सो ये ध्यान में रखिएगा। तो अब बात कर निश्चित तौर पे गद्दी किसको मिलेगी। इन तीनों में गद्दी के लिए संघर्ष होता है दोस्तों। रायमल के जो पुत्र हैं, रायमल के बाद फाइनली कौन आ रहा है? संग्राम सिंह आ रहे हैं, राय संग उदय प्रताप का। तो रायमल के साथ बाद संग्राम सिंह आ रहे हैं। तो तीनों में गद्दी के लिए संघर्ष होता है, लेकिन फाइनली गद्दी किसके हाथ में आ जाती है? संग्राम सिंह। या इन्हीं को बोलते हैं राणा सांगा। क्या बोलते हैं? राणा सांगा। तो अब राणा सांगा पढ़ेंगे 1509 से 1527। इनका टाइम क्या है? 1509 से 1527। तो ये राणा सांगा का समय है। क्लियर है? तो राणा सांगा पढ़ते हैं जिनका नाम है संग्राम सिंह। ठीक है, आपको मालूम होगा कि राणा सांगा ने जो है 1527 में ही बाबर के साथ युद्ध लड़ा था। बाबर के साथ खानवा का युद्ध लड़ा था, खानवा युद्ध। तो राणा सांगा ने बाबर के साथ ये युद्ध लड़ा था जिसमें इनकी हार हो गई थी। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम, राणा सांगा की पत्नी का नाम जो था वो कर्णावती था। पत्नी का नाम क्या था? कर्णावती। ठीक है, इस युद्ध में राणा सांगा बच के निकल जाते हैं, लेकिन बाद में जो है राणा सांगा की तबीयत खराब हो जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। फाइनली ये मैं बता चुका हूं वहां पे स्वतंत्र राज्यों के इतिहास में। ठीक है, तो फाइनली ये युद्ध से बचकर निकल जाते हैं, लेकिन बाद में तबीयत खराब होने से इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनके 2 अवयस्क पुत्र होते हैं, ये होते हैं विक्रमादित्य
है ना, 2 अवयस्क पुत्र जो हैं विक्रमादित्य तथा महाराणा उदय सिंह। तो इनके 2 पुत्र कौन हैं? संग्राम सिंह के 2 पुत्र कौन हैं इनके? तो विक्रमादित्य तथा उदय सिंह। तो ये इसके बाद राणा सांगा के बाद कौन आ जाता है दोस्तों? उदय सिंह। राणा सांगा के पुत्र फाइनली उदय सिंह आते हैं। ठीक है, कहानी में आपको बताता हूं। तो साहब बात ऐसी है कि राणा सांगा की पत्नी का नाम कर्णावती है। ठीक है, तो जब जैसी राणा सांगा की मृत्यु होती है तो कर्णावती जो है अपने दोनों अवयस्क पुत्र हैं। राणा सांगा के कर्णावती से जो दोनों पुत्र हैं ये अवयस्क हैं, लेकिन अवयस्क पुत्र विक्रमादित्य जो बड़ा पुत्र है, अवयस्क किंतु ज्येष्ठ, अवयस्क किंतु बड़ा पुत्र विक्रमादित्य शासन की गद्दी पे बैठता है और गद्दी संरक्षिका कौन होती है? कर्णावती। तो कर्णावती शासन चलाती है विक्रमादित्य की ओर से। ठीक है, इसके बाद अब क्या होता है? गुजरात का शासक होता है बहादुर शाह। गुजरात का शासक होता है बहादुर शाह। जहां इन्होंने देखा कि महिला शासिका है, इनकी नीयत बिगड़ जाती है। तो बहादुर शाह जो है वो मेवाड़ पर आक्रमण करता है विक्रमादित्य के ऊपर या कर्णावती के ऊपर 1533 में। ये बहादुर शाह विक्रमादित्य पर आक्रमण करता है 1533 में आक्रमण। कर्णावती जानती है कि बहादुर शाह बहुत शक्तिशाली है, गुजरात का शासक। तो कर्णावती दिल्ली में बैठे हुमायूं को, या इस समय तक हुमायूं आ चुका है, तो कर्णावती जो है हुमायूं को पत्र भेजती है और पत्र के साथ राखी भी भेजती है। आपने ये कहानी पढ़ी होगी, है ना, राखी की लाज करके ऐसे कुछ। तो कर्णावती राखी भेजती है हुमायूं को। हुमायूं वैसे तो बहुत कट्टर शासक है, फिर भी वो राखी की लाज रखता है और अपनी सेना लेके कर्णावती को बचाने के लिए निकल पड़ता है बहादुर शाह के खिलाफ। लेकिन हुमायूं जब तक मेवाड़ पहुंचता है, जब तक से अपनी सेना के साथ हुमायूं मेवाड़ पहुंचने को होता है, तब तक बहादुर शाह मेवाड़ को नेस्तनाबूद कर चुका होता है, तहस नहस कर चुका होता है। ठीक है, तब तक हमला ढंग से कर चुका होता है, हुमायूं पहुंच भी नहीं पाता है। और बहादुर शाह के हमले के बाद क्या होता है कि रानी कर्णावती जो होती है उसको पता चल जाता है कि अब हम जिंदा नहीं बचने वाले, हार जाने वाले हैं। तो बहादुर शाह के, हुमायूं अभी पहुंच नहीं रहा है, हुमायूं रास्ते में ही है। तो बहादुर शाह के आक्रमण से बचने के लिए जो पन्नाधाय है, पन्नाधाय जो इसकी सहायिका है कर्णावती की, पन्नाधाय के साथ अपने दोनों बच्चों को ये किले से बाहर निकलवा देती है सुरक्षित। कहां पे भेज देती हैं? बूंदी के किले में। कहां भेज देती हैं? बूंदी के किले में सुरक्षित भेज देती हैं। क्या आपको कहानी समझ में आ रही है? बहादुर शाह इसके उनके ऊपर आक्रमण कर देता है, इन सब के ऊपर, तीनों के ऊपर। हुमायूं तब तक पहुंच नहीं पाता है, लेकिन कर्णावती को ज्ञात हो जाता है कि जिंदा नहीं बचने वाले हैं। तो दोनों पुत्रों को पन्नाधाय, अपनी सहायिका जो है, पन्नाधाय के साथ बूंदी के किले में सुरक्षित निकाल देती है और खुद जो है 13,000 स्त्रियों के साथ क्या कर लेती है? जौहर। कर्णावती जो है जौहर कर लेती है 13,000 राजपूत स्त्रियों के साथ। यहां तक कहानी समझ में आती है। अब हुमायूं जैसे ही मेवाड़ पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है, अरे ये क्या हो गया, मैं कर्णावती को बचा नहीं पाया, उसकी राखी की लाज नहीं रख पाया। हालांकि चला तो उसी उद्देश्य से था, उसका भाव तो अच्छा था। तो बहुत गुस्सा आता है इसको बहादुर शाह पे, हुमायूं को। तो हुमायूं जो है वो बहादुर शाह को हरा देता है और उससे मेवाड़ वापस छीन लेता है बहादुर शाह को हराने के बाद। और मेवाड़ को छीन के वापस मेवाड़ की गद्दी किसको दे देता है? जिसके पास थी, मतलब विक्रमादित्य को। हुमायूं अपने पास नहीं रखता है मेवाड़ को, ये राखी की लाज रखी है उसने। तो हुमायूं जो है वो वापस से मेवाड़ किसको सौंप के चला आता है? दिल्ली, विक्रमादित्य को। यहां तक कहानी समझ में आई। अब एक कहानी यहां पे दोस्तों फिर से है। एक कहानी ये है कि एक दासी पुत्र होता है, एक दासी पुत्र होता है बनवीर। एक दासी का पुत्र होता है बनवीर। कौन? बनवीर। इस बनवीर के मन में फिर से लालच आ जाता है। ये थोड़ा शक्तिशाली टाइप का होता है, थोड़ा षड्यंत्रकारी टाइप का होता है। तो इसके मन में लालच आ जाता है और ये विक्रमादित्य को षड्यंत्र से मार देता है। दूसरा पुत्र कौन है? उदय सिंह। तो ये विक्रमादित्य को षड्यंत्र से मार देता है बनवीर, ठीक है, गद्दी की लालच में। अब छोटा भाई भी है, अभी गद्दी इसको नहीं मिलेगी, छोटा भाई जिंदा है उदय सिंह। तो अगला प्लान होता है इसको उदय सिंह को मारने के लिए, ठीक है। और पन्नाधाय को जब ये पता चलता है, ठीक है,
पन्नाधाय को ये बात पता चल जाती है षड्यंत्र बनवीर का कि साहब ये विक्रमादित्य को तो मरवा ही चुका है, अब उदय सिंह को मारने वाला है। तो पन्नाधाय रात को क्या करती है, उदय सिंह के स्थान पर अपने बच्चे को लिटा देती है। सुनिए पन्नाधाय का त्याग। पन्नाधाय जो है वो उदय सिंह के स्थान पर अपने बच्चे को लिटा देती है, अपने बच्चे को लिटा देती है, लेटा देती है। और जो है बनवीर धोखे में देखता नहीं, वो तो रात को सोते सोते हत्या करता है, तो पन्नाधाय के बच्चे की हत्या कर जाती है, उदय सिंह बच जाते हैं। और पन्नाधाय का जो अपने बच्चे को मरवाने का त्याग है वो इतिहास में अमर हो जाता है। वो भी आप कहानियों में पढ़ते हैं हिंदी साहित्य में। क्लियर है पूरी बात। विक्रमादित्य को मारा पहले इसने, फिर ये मारने इसको चला। पन्नाधाय ने अपने बेटे को लिटा दिया इसकी जगह, उदय सिंह की जगह, और पन्नाधाय का त्याग जो है वो अमर हो गया। अब धीरे धीरे महाराणा उदय सिंह बड़े हो गए। बड़े होने के बाद इसको फांसी वांसी मार के और फाइनली गद्दी पे अब कौन बैठ गए हैं, उदय सिंह। ठीक है, तो अब कौन यहाँ राणा सांगा के पुत्र कौन कौन थे, इनकी वाइफ कौन थी, कर्णावती, और इनके पुत्र कौन कौन थे, विक्रमादित्य और महाराणा उदय सिंह। तो अब बात किसकी होनी है, महाराणा उदय सिंह। और महाराणा उदय सिंह के पुत्र कौन है, महाराणा प्रताप। तो अब बात करते हैं महाराणा उदय सिंह की। ठीक है, चलिए। चित्तौड़गढ़ का माहौल इन्होंने अपने खिलाफ देखा। चित्तौड़गढ़ का माहौल है ना, क्यों, क्योंकि बनवारी जैसे लोग थे जो षड्यंत्र से मारना चाहते थे। तो चित्तौड़गढ़ का माहौल खिलाफ देखकर इन्होंने अपनी राजधानी को शिफ्ट कर लिया उदयपुर। इसलिए उदय सिंह की राजधानी क्या है, उदयपुर। उदयपुर राजधानी शिफ्ट कर ली इन्होंने। चित्तौड़गढ़ राजधानी थी पहले मेवाड़ की, अब चित्तौड़गढ़ राजधानी ना होकर उदयपुर राजधानी किसने बनाई है, उदय सिंह ने। क्लियर है, क्योंकि बनवारी जैसे लोग यहां बैठे थे जो षड्यंत्र से इनको भी मार सकते थे, उदय सिंह को। ठीक है, अब यहां से कहानी वापस कनेक्ट हो जाती है कि उदय सिंह की वाइफ का नाम क्या था, जयवंता या जयवंत कंवर। उदय सिंह की वाइफ का नाम क्या है, जयवंता या जयवंत कंवर, जो भी लगे आपको। और उदय सिंह और वाइफ जयवंता से जो 3 पुत्र थे, एक्चुअली बताता हूं मैं। इन्हीं के पुत्र, उदय सिंह और जयवंता के पुत्र थे महाराणा प्रताप। ठीक है, महाराणा प्रताप को जो है बचपन में कीका कह के बुलाते थे, महाराणा प्रताप। एक्चुअली इनके 3 बच्चे थे, बताता हूं मैं आपको। महाराणा प्रताप को बचपन में कीका, क्योंकि ये बहुत कीक के रोते थे, चिल्ला चिल्ला के रोते थे बचपन में, कीकते बहुत थे, आवाज बहुत करते थे। बुंदेलखंडी भाषा में कीकना मतलब ऐसे करते हैं, वो कीकना कहलाता है, रोना। तो महाराणा प्रताप को बचपन में कीका कहकर बुलाते थे। ठीक है, महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में हुआ था। इस समय दिल्ली में शेरशाह सूरी का शासन था। शेरशाह ने भी मेवाड़ पर आक्रमण किया, लेकिन मेवाड़ उसने आधा मेवाड़ जो है उदय सिंह ने दे दिया, उससे डर से। उदय सिंह के बारे में पढ़ रहे हैं ना पहले अपन। तो महाराणा प्रताप के जन्म के समय अर्थात उदय सिंह के समय दिल्ली में किसका शासन आ चुका था 1540 तक, शेरशाह सूरी का, बिलग्राम के युद्ध के बाद। और शेरशाह सूरी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया तो उदय सिंह ने आधा साम्राज्य शेरशाह को सौंप दिया, आधा अपने पास रखा। लेकिन 1545 में जैसे ही शेरशाह की मृत्यु होती है, वापस से मेवाड़ पूरा किसके पास आ जाता है, उदय सिंह के पास। तो वापस से मेवाड़ उदय सिंह के पास आ गया। ठीक है, तो ये आपको कहानी याद रखनी है। अब यहां तक बात हो गई है। अब उदय सिंह, जो महाराणा उदय सिंह है, महाराणा उदय सिंह की 3 रानियां थीं दोस्तों। 3 रानियां थीं, जयवंताबाई, सज्जाबाई और भटियानी बाई। जयवंताबाई, सज्जाबाई और भटियानी बाई। ठीक है, जयवंता बाई से प्राप्त पुत्र थे महाराणा प्रताप। ऊपर बताया भी नीचे मैंने, महाराणा प्रताप। सज्जाबाई से प्राप्त जो पुत्र थे वो थे शक्ति सिंह और सागर सिंह। शक्ति सिंह
नहीं याद रखना है, शक्ति सिंह और सागर सिंह। सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक भाई जो है वो महाराणा प्रताप के बहुत खिलाफ हो गए थे, और भटियानी बाई से जो पुत्र था जगमाल, ये नालायक था, अकबर की सेना से जा मिला था। ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि महाराणा उदय सिंह की 3 वाइफ थी, जयवंता बाई, सज्जा बाई, भटियानी बाई। और सबसे विडंबना की बात यह थी कि अपने अंतिम समय में उदय सिंह को इनसे बहुत ज़्यादा लगाव था, भटियानी बाई से। अपने अंतिम समय में उदय सिंह को भटियानी बाई से बहुत लगाव था, इसलिए भटियानी बाई के पुत्र जगमाल को वो राजा घोषित कर गए। लेकिन जनता तो जो है वो इनकी कद काठी और इनके बुद्धि कौशल और साहस से जनता प्रभावित थी महाराणा प्रताप। अच्छा 6, 6.5, 7 फीट का कद था इनका, तो जनता इनसे प्रभावित थी, इनके शौर्य से प्रभावित थी, साहस से प्रभावित थी, बुद्धि कौशल से प्रभावित थी। तो भले ही उदय सिंह इसको सौंप गए थे, विरासत इसको दे गए थे कि यही राजा बनेगा, लेकिन फाइनली राजा कौन बनता है? महाराणा प्रताप। ठीक है, अब मैं एक चीज आपको बता चुका हूं कि बप्पा रावल ने एक लिंगी महादेव मंदिर का निर्माण कराया था, जो कुल देवता थे। मेवाड़ के जो कुल देवता थे, एक लिंगी शिव मंदिर, एक लिंगी शिव मंदिर किसने बनवाया था? बप्पा रावल ने 8वीं 9वीं शताब्दी में। ठीक है, और ये कौन थे? सिसोदिया वंश के थे, सारे के सारे ये कौन थे? सिसोदिया वंश के थे। ठीक है, महाराणा प्रताप भी सिसोदिया वंश के थे। तो अब फाइनली बात होनी है, राय संग उदय हो गया प्रताप का, तो महाराणा प्रताप की बात होनी है फाइनली। सो आपको मेरे ख्याल से पूरी कहानी समझ में आ गई होगी, नोट अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, तो महाराणा प्रताप, टाइम पीरियड जरूर इनका याद रखिएगा महाराणा प्रताप का। ठीक है, 1540 में जन्म हुआ है। ठीक है, और 1597 में मृत्यु हुई है। तो 1540 से लेके 1597 इनका टाइम है महाराणा प्रताप जी का। ठीक है, तो महाराणा प्रताप की बात करते हैं। लेक्चर बड़ा हो रहा है लेकिन कहानी के रूप में है। ऐसा कहते हैं कि महाराणा प्रताप का कवच जो है वो 72 kg का हुआ करता था, है ना। फिर इनकी भाला जो है वो 81 kg का होता था। ये डेटा याद नहीं करना है, सिर्फ आइडिया रखना है। तलवार जो है वो 55, ढाल तलवार है 55 kg की होती थी। तो इतना तो ये ऑलरेडी लदे रहते थे यार, शरीर में इतना भार तो वो ऑलरेडी लेते थे। तो आप कद काठी और साहस और बल का वो लगा पा रहे हैं अंदाजा। 72 किलो का कवच पहना है, भाला 81 किलो, थोड़ा सा ऑड लगता है सुनने में, लेकिन हो गया। फिगर याद नहीं करना है, भाव समझना है आपको। और ढाल और तलवार जो है वो 55 kg की थी। ठीक है, आज के जो है भारोत्तोलक क्या करेंगे, है ना। महाराणा प्रताप होते तो ऐसे उंगली से उठा देते वजन और ओलंपिक जीत जाते, है ना, इस तरीके। खैर, उससे बड़ा ओलंपिक इन्होंने जीता है अपने समय का। ठीक है, घोड़े का नाम इनका चेतक था। घोड़े का नाम क्या था? चेतक। और ध्यान रखेंगे इनका हाथी भी फेमस था, रामदास। हाथी का नाम क्या था? रामदास, राम प्रसाद। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम तो सभी जानते हैं यार एग्जाम में, हाथी का नाम भी जान लीजिए। जैसे सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? बऊ के फ्ला। ऐसे इनके हाथी का नाम क्या है? राम प्रसाद। ठीक है, चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। महाराणा प्रताप तीनों भाइयों में महाराणा प्रताप बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में स्वीकृत थे, तो राजपूत राजाओं ने महाराणा प्रताप को राजा बना दिया। ठीक है, अब इनके पिता जो हैं महाराणा उदय सिंह ने कहाँ अपना राजधानी बना ली थी? उदयपुर। तो इन्होंने उदयपुर छोड़कर कुंभलगढ़ और गोगुंदा की पहाड़ी को अपना केंद्र बनाया। इन्होंने उदयपुर भी छोड़ दिया सामंतों के कहने पर, अपने सामंतों की सलाह पर महाराणा प्रताप ने उदयपुर छोड़ दिया और कहां चले गए? कुंभलगढ़ और गोगुंदा। कुंभलगढ़ और गोगुंदा की पहाड़ियों को अपना केंद्र बनाया, कि पहाड़ियों को अपना केंद्र बनाया। और यहीं से ये युद्ध करते रहे अकबर के साथ, है ना। मैंने टाइम क्या बताया है? 1540 से 1597, है ना। तो 1556 में 1556 में अकबर आ चुका है। तो
है ना, जन्म है ये इनका, तो बालिग होते होते 26 साल के 27 साल के अकबर जब आ चुका है। तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा की पहाड़ियों को अपना केंद्र बनाया, और इनका जो भाई था भटियानी बाई का जो पुत्र जगमाल, वो किससे जा मिला? अकबर से जा मिला। सोचिए, भाई भाई का दुश्मन जगमाल किससे जाके मिल चुका? चेतक से भी ज्यादा, चेतक इनसे ज्यादा वफादार था जगमाल से ज्यादा। तो जगमाल जो है वो अकबर से जा मिला, क्योंकि गद्दी नहीं मिली थी उसको। ठीक है। अब महाराणा प्रताप ने जिस समय मेवाड़ संभाला है, उस समय मेवाड़ राजपूताना पूरा नाजुक दौर से गुजर रहा था। महाराणा प्रताप के पास जिस समय गद्दी आई है मेवाड़ की, उस समय पूरा राजपूताना जो है बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा था। ज़्यादातर राजपूतों ने हार मान ली थी, या मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे। जैसे जोधा की शादी अकबर से हो गई थी, है ना, भारमल की पुत्री जोधा भगवान दास की बहन और मानसिंह की बुआ। ठीक है, तो ये सब प्रत्यक्ष उदाहरण है कि राजपूताना बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा था। ठीक है, तो मेवाड़ पर अकबर का पहला आक्रमण, महाराणा प्रताप के समय मेवाड़ पर अकबर का पहला आक्रमण विफल रहा। मेवाड़ पर अकबर का पहला आक्रमण जो है वो विफल रहा। ठीक है, फिर क्या किया अकबर ने? आमेर के राजा भगवान दास के पुत्र, तो अकबर ने क्या किया? अपना साला, अकबर का साला कौन था? भगवान दास, हरखाबाई जोधाबाई का भाई, और भगवान दास का पुत्र कौन था? मानसिंह, जो कि लोकल कंडीशंस को जानता था। ये राजस्थान के ही है ना भगवान दास मानसिंह, भारमल के पुत्र और पौत्र हैं। तो इनको, मानसिंह को जो है अकबर ने साथ कर दिया। किस किस के साथ कर दिया? आसफ खां, मानसिंह थे, आसफ खां, महावत खां और अपने बेटे जहांगीर को साथ में कर दिया। ये 4 मेन बंदे थे और अकबर की पूरी सेना थी। ठीक है, तो आसफ खां, मानसिंह, महावत खां और जहांगीर, और वर्सेस सामने कौन है? महाराणा प्रताप। सामने कौन है दोस्तों? महाराणा प्रताप। लोकल कंडीशंस को यह जानता था मानसिंह, इसलिए अकबर ने इसको साथ में लगाया। इंटेलिजेंट आदमी है अकबर भी। ठीक है, तो महाराणा प्रताप से युद्ध हुआ। अरावली की पहाड़ियों में युद्ध होगा, ऑब्वियसली राजस्थान है तो अरावली की पहाड़ी। महाराणा प्रताप भी जो है वो किस पद्धति से युद्ध करते थे? छापामार पद्धति से युद्ध करते थे, गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करते थे। पहाड़ियों से 2 सैनिक निकलेंगे, अकबर के 4 सैनिकों को मारेंगे, फिर पहाड़ियों में खो जाएंगे कहीं। ठीक है, तो इस तरीके से परेशान कर डालते थे बिल्कुल ये महाराणा प्रताप के सैनिक अकबर के सैनिकों को। तो अरावली की पहाड़ियों में युद्ध होता है। तारीख जो है वो 30 मई 1576। 30 मई 1576 को जो युद्ध होता है इसको बोलते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा युद्ध है दोस्तों? ये हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी कहां पे? राजस्थान। हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ है? अकबर की, ये अकबर की तरफ से, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ है? 30 मई 1576। डेट याद होना चाहिए। तो 30 जो है 30 माई, माई मतलब माँ, 30 मई जो है छत पर 7-6, छत पर क्या पीसती हैं? हल्दी पीसती हैं। 30 मई है ना, छत पर, छत 76, तो 30 मई छत पर क्या पीस रही हैं? हल्दी पीस रही हैं। ये कोडिंग है अपनी, ये स्टाइल है अपना याद करने का दोस्तों। डेट्स कहां तक याद करेंगे नहीं तो। ठीक है, तो अरावली की पहाड़ियों पे फाइनली हल्दी घाटी का युद्ध होता है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। ठीक है, महाराणा प्रताप वीरता से लड़ते हुए अपने चेतक के साथ, हवा बिल्कुल बिजली कौनती है जैसे, ऐसे महाराणा प्रताप मुगलों की सेना को चीरते हुए जो है मानसिंह और आसफ खां की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन फंस जाते हैं। महाराणा प्रताप किसकी तरफ बढ़ते हैं? मानसिंह जो कि धोखेबाज माना जाएगा, प्लस आसफ खां बढ़ते हैं, लेकिन ये फंस जाते हैं सेना के बीच में चक्रव्यूह में। तो महाराणा प्रताप का एक सरदार होता है झाला सरदार। ठीक है, झाला सरदार, ध्यान देंगे झाला सरदार का नाम भी मानसिंह ही है, तो इस मानसिंह से कंफ्यूज मत करना धोखेबाज मानसिंह से। महाराणा प्रताप का एक सरदार होता है झाला सरदार मानसिंह। ये महाराणा प्रताप को यहां से निकाल के ले जाते हैं, बचा ले जाते हैं।
ठीक है, तो महाराणा प्रताप बचकर निकल जाते हैं। फिर महाराणा प्रताप अकबर से छापामार युद्ध प्रणाली से युद्ध करते रहते हैं, पहाड़ियों से छिप छिप कर, ठीक है। और अंततः अकबर जो है वो युद्ध करना बंद कर देता है, भयभीत हो जाता है। और फिर अकबर कभी भी महाराणा प्रताप के रहते मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर पाता। फाइनली मेवाड़ पर अधिकार कौन कंप्लीट पूरा करता है? जहांगीर। तो जहांगीर वाला पार्ट भी थोड़ा सा यहीं पे देख लेते हैं, ताकि मेवाड़ पर इनका अधिकार करवा दें अपन मुगलों का, ठीक है। तो महाराणा प्रताप अभी बच के निकल गए हैं, ठीक है। अब जहांगीर की बात आती है। अब जहांगीर जो है वो संभालता है फौज। जहांगीर जो है वो 80,000 की सेना, अकबर बूढ़ा हो गया है 1597 तक काफी, लेकिन जहांगीर आता है, अकबर के समय ही आता है जहांगीर, 80,000 की सेना के साथ आक्रमण करता है चित्तौड़ पे, मेवाड़ पे, ठीक है। महाराणा प्रताप की सेना होती है 20,000 की, 20,000 की सेना होती है महाराणा प्रताप साहब की, ठीक है। महाराणा प्रताप घायल हो जाते हैं इस युद्ध में, और घायल महाराणा प्रताप को लेकर चेतक जो है वो पहाड़ी के उस पार कूद जाता है। 27 फीट लंबी नदी घाटी को, 27 फीट लंबाई, सोचिए आप 27 फीट लंबी है ना। आप लॉन्ग जंप आपने करी होगी तो 11, 12, 15 फुट, 17 फुट ज़्यादा से ज़्यादा, 27 फीट लंबी नदी घाटी को के उस पार चला जाता है, नदी घाटी को पार कर लेता है चेतक। लेकिन इतनी लंबी नदी घाटी को पार करने के लिए जो एनर्जी चेतक लगाता है, उस पार जाके चेतक प्राण त्याग देता है। सोचिए, चेतक ने महाराणा प्रताप के साथ इतनी निभाई, लेकिन महाराणा प्रताप की जो सौतेली माँ थी भटियानी बाई, उसका पुत्र जगमाल जो है वो नहीं निभा पाया अपने भाई के साथ। मतलब भाई का जो षड्यंत्र है उस पे एक घोड़े का प्रेम भारी पड़ गया, यहाँ पे चेतक का प्रेम भारी पड़ गया। भाई की जो भाई उसकी वफादारी, भाइयों का छल, भाइयों के छल के सामने घोड़े की वफादारी जो है वो भारी पड़ गई, ठीक है। फिर हो गया, चेतक मर गया, महाराणा प्रताप जंगलों में खो गए कहीं, ठीक है। और अपने बीवी बच्चों के साथ जंगलों में रहे, और फिर घास की रोटियां खाई। ये अकबर का समय ही चल रहा है, जहांगीर नेतृत्व करता है दोबारा सेना का। घास की रोटियां खाते हैं, और ये सारी कहानियां फिर आप जो है कविताओं में देखते हैं। फिर महाराणा प्रताप का एक दोस्त होते हैं, उनके सलाहकार होते हैं, महाराणा के सलाहकार होते हैं। आपने नाम सुना होगा भामाशाह। मध्य प्रदेश सरकार जो हाईएस्ट टैक्स पेयर्स होते हैं, अधिकतम कर जमा करने वाले लोगों को टियर 1, टियर 2 और टियर 3 कैटेगरी में मध्य प्रदेश सरकार भामाशाह पुरस्कार प्रदान करती है। ज़्यादा टैक्स चुकाते हैं जो लोग, टियर 1 सिटीज़, टियर 2 सिटीज़ और टियर 3 सिटीज़। तो महाराणा प्रताप के सलाहकार जो हैं भामाशाह जो है अपनी पूरी जीवन भर की कमाई, अपनी स्त्रियों के गहने, 20 लाख अशरफियां और 25 लाख रुपए उस समय, 20 लाख अशरफियां सोने की और 25 लाख रुपए उस समय, 1500 समथिंग, 25 लाख रुपए मतलब चांदी का जो है, शेरशाह ने जो चलाया था चांदी का सिक्का 180 ग्रेन का, 25 लाख रुपए और 20 लाख अशरफियां लेके इकट्ठी करके महाराणा प्रताप को देते हैं। महाराणा प्रताप वापस से अपनी सेना खड़ी करते हैं, ठीक है। और भामाशाह की जो दानवीरता है वो राजस्थान की लोक कलाओं में फैली है आज भी। भामाशाह इतना दानवीर है, हाईएस्ट टैक्स देने वाला भी तो दानवीर है, इसीलिए भामाशाह पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। महाराणा प्रताप इन पैसों से दोबारा सेना बनाते हैं, और चित्तौड़ और माइलगढ़ को छोड़कर, माडलगढ़ को छोड़कर महाराणा प्रताप दोबारा इन पैसों से सेना बनाते हैं, और चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर बाकी पूरा मेवाड़ अपने कब्जे में, इन दोनों को छोड़ के बाकी पूरे मेवाड़ को अपने कब्जे में ले लेते हैं महाराणा प्रताप वापस से, इन पैसों से सेना बनाकर। चित्तौड़ और मांडलगढ़, ये ध्यान रखिएगा, इन दोनों को वो नहीं जीत पाते हैं। और अंततः 29 जनवरी 1597 को जो है ये शहीद हो जाते हैं। महाराणा प्रताप का देहावसान हो जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है 29 जनवरी 1597 को, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे। एक श्याम नारायण पांडे हैं कवि, उन्होंने महाराणा प्रताप पे जो कविता लिखी है आज तक किसी ने नहीं लिखी है। श्याम नारायण पांडे आप गूगल में, यूट्यूब में सर्च करिएगा,
श्याम नारायण पांडे की महाराणा प्रताप से संबंधित कविता। बहुत ओज रस है, वीर रस है उसमें, इसको देखिएगा। ठीक है, तो यहां पे आके जो है मेवाड़ का इतिहास समाप्त होता है। पूरा कोड, पूरा मेवाड़ जो है सिर्फ इस कोड पे आप खेल सकते हैं, बिल्कुल उसको उंगलियों पे खेल सकते हैं। ठीक है, बप्पा जय रखी मोहकू, हे भगवान तुम मेरी इज्जत रख लेना। इस कोड का थीम क्या है? हे भगवान तुम मेरी इज्जत रख लेना। बप्पा जय रखी मोकू, राय संग उदय प्रताप का। और पूरा मैं आपको फैमिली ट्री बना के बता चुका हूं, सारे कनेक्शंस बता चुका हूं, सबकी विशेषताएं बता चुका हूं। ये पहले याद करिए, फिर उसमें रंग भरिए और सफलता का भी रंग भरिए। ठीक है, लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन कहानियां मज़ेदार हैं। कर्णावती हुमायूं की कहानी, किस तरीके से गुजरात के शासक ने आक्रमण किया, ये सारी चीज़ें देखना है। किस तरीके से पन्ना धाय का त्याग जो है वो अमर हो गया, किस तरीके से जयमल फत्ता का त्याग जो है वो अमर हो गया, किस तरीके से मानसिंह और जगमाल ने बेवफाई की, वो देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन आप पढ़ते रहिए, आप अपनी पढ़ाई के साथ बेवफाई मत कीजिए। कल फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।